आप हमेशा, आप जैसे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप कांग्रेसी होकर के आप एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ में रहते हैं, आप कांग्रेसी होकर के आप नजीब मुल्ला साहब के साथ में रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि मैं कांग्रेसी होने से पहले, मैं पहले एक मुसलमान हूं। और अगर हमारी क़यादत बढ़ती है, हमारी रहनुमाई बढ़ती है, हमारी हिस्सेदारी अगर बढ़ती है, तो इसमें हर्ज क्या है। मैं तमाम मुसलमानों से कहूंगा, अगर हमारे इस कलवा मुमरा से, अगर नजीब मुल्ला साहब को जिस तरीके से कलवा के हिंदू हाथों हाथ ले रहे हैं, गोद लेकर के उनको सत्कार कर रहे हैं, उनको सराह रहे हैं, उनके कामों की सराहना कर रहे हैं, और अगर मुमरा के मुसलमान ने इस तरीके से अगर उनका साथ दे दिया, तो मैं ये समझता हूं कि अब जब भी इलेक्शन होंगे एमएलए के, हमारे विधानसभा के इलेक्शन महाराष्ट्र के, तो मैं समझता हूँ कि नजीब मुल्ला साहब को रोकने से कोई रोक नहीं, जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे वो जितेन अवार्ड साहब आके लड़ लें, चाहे कोई और आके लड़ लें, हम ये इलेक्शन जीत करके दिखाएंगे। अजीत दादा जबान का पक्का है, अगर वो किसी ने किसी का साथ देने की ठान लिया अगर, तो कोई माइका लाल उनको काम करने से पीछे रोक नहीं सकता है। और उन्होंने ये ठाना हुआ है कि नजीब मुल्ला साहब इस मरतबा आमदार का इलेक्शन लड़ेंगे। देखो, जीतना और हारना ना अजीत पवार साहब के हाथ में, ना आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह किसको इज्जत देवे और किसको जिल्लत देवे। मगर हम अपना इलेक्शन को लड़ने में कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे, कोई घर खाली नहीं रखेंगे। हम अच्छे तरीके से, दमदारी के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। आप पिछले 2 इलेक्शन हुए, 2014 के और 2019 के एमएलए इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन नहीं हुआ, वो सेटिंग थी। उसके अंदर शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा इनको इलेक्शन जिताने में। वरना उसी वक्त में 2019 के इलेक्शन में इन्हें पता चल जाता था कि मुमरा की जनता जो है इन्हें कितने खिलाफ है। मगर आज मैं आपको दावे के साथ में और चैलेंज करके सीना ठोक करके कहता हूं कि है अगर दम तो हमारे कैंडिडेट को डरा के दिखावे। नहीं, हम दूध का दूध और पानी का पानी किए तो बताना हमारे को, और नहीं ना कुछ चने अगर हमने इनको चबाए ना तो हमारा नाम बदल देना। और महाराष्ट्र, मैं हूं मोइन शेखर, आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, 2024 में महाराष्ट्र के भी विधानसभा के चुनाव होने थे नवंबर के महीने के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा तो कर दी, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की जो तारीख है उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई, जो कि साथ ही में हो जाना चाहिए थे ये तीनों राज्यों के चुनाव। तो उसके पीछे क्या मतलब कारण है वो भी हम समझेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजू अंसारी साहब भी मौजूद है, जो काफी मजे में खिलाड़ी हैं, राजनीति के माने जाते हैं। उनसे आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, हम उनसे बात करते हैं। राजू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सबसे पहला सवाल राजू भाई मेरा आपसे यही रहेगा कि आप भी जानते हैं मैंने आपका कई बार इंटरव्यू किया है, और आपने मेरे 2-3 इंटरव्यू में ये कहा है, जब भी मैंने आपसे पूछा कि राजू आप किस पार्टी से हैं, तो आपने हमेशा यही कहा कि मोइन भाई मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, और कांग्रेस पार्टी का मतलब था और हूँ और रहूंगा। आपने हमेशा यही कहा है। लेकिन जो लोग मुझसे मिलते हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि मोइन भाई आप आपकी बार राजू भाई से जाके ये जरूर पूछना कि वो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ में वो नजर आते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, क्या अभी ये जो एनसीपी में जो टूट फूट हुई, जो 2 गुट बने, कई लोगों ने मतलब एनसीपी शरद पवार से अजीत दादा पवार गुट में शामिल हुए, तो क्या आपने भी पार्टी प्रवेश कर लिया अजीत दादा गुट में, आप भी शामिल हो गए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मोइन भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने मेरे तासुरात लेने के लिए मुमरा टाइम्स की तरफ से यहाँ पर आपने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप मुझसे 3-4 मरतबा नहीं, आप 1000 मरतबा मेरे से अगर इंटरव्यू लेंगे तो मैं 1000 मरतबा यही कहूँगा कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं हमेशा कांग्रेसी ही रहूँगा। मगर अगर हमारे शहर के लिए, हमारे माशरे के अंदर अगर कोई अच्छा काम करने के लिए हमें सत्ताधारियों के पास जाना पड़े, चाहे वो एकनाथ जी शिंदे साहब जो हमारे सीएम हैं उनके पास जाना पड़े, चाहे हमारे यहाँ के जो खासदार हैं डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब उनके पास जाना पड़े, तो हम जाएंगे उनके पास। हमारे शहर के मुद्दे, हमारे गांव के मुद्दे को लेकर के जाएंगे और अपने मसलों को हल कराने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे आमदार हैं, पिछले 15 सालों के अंदर उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की है, सिर्फ और सिर्फ हथेली पर चांद दिखाया है। मतलब विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया और कोई काम करते भी नहीं है। उनका देखो कैसा है, एक हमारे इसके अंदर क्या कहते हैं, बिजनेस के अंदर या हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के अंदर एक चीज सिखाई जाती है कि जो डिमांड होगा वही सप्लाई होगी। बिल्कुल। और बहुत बड़ी गलती हमारे मुमरा कौसा के लोगों की है, हमने उनको सिर्फ और सिर्फ हमारे खतना में बुलाना, हमारी शादी ब्याह में बुलाना, हमारी मंगनी में बुलाना, हमारी बर्थडे में बुलाना, हमारे शॉप की ओपनिंग के लिए बुलाना, इसमें हमने उनको महदूद कर दिया। वो इसी में खुश है और वो ये जानते हैं कि ये जो जनता है मुमरा कौसा की वो भी इसी में खुश है।
तो उनको उसी में मजा आ रहा है, उसी में मजे ले रहे हैं। मगर 15 साल यानी, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं इस देश का कद्दावर नेता हूँ, स्टेट का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश का कद्दावर नेता हूँ। तो देश के इतने बड़े नेता हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीजें करवा लेनी चाहिए थी। आज वो 6 महीना जो है वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे 2013 से 2014 तक के, और 2019 से लेकर के 2022 की मई तक के वो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। ये तो रहे इनके 3 साल का कार्यकाल मिनिस्ट्री का। और उसके बाद 2009 से लेकर के 2014 तक पूरे 5 साल ये सत्ताधारी के साथ में रहे, क्योंकि हमारी एमवीए की नहीं कहूंगा मैं, उस टाइम राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार थी, और उस कांग्रेस राष्ट्रवादी की जो यूपीए की सरकार थी उसके अंदर वो एमएलए थे और सत्ताधारियों के साथ में थे, चाहे वो उस टाइम अशोक चौहान साहब रहे हों, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान साहब उनके साथ में रहे। उसके बाद में 5 साल जो है वो देवेंद्र फडणवीस साहब करा, ठीक है, अपोजिशन में रहे, आपको अब नहीं काम कर पाए। मगर 2019 में जब उद्धव ठाकरे साहब जब वापस सीएम बने तो फिर ये 2.5 साल के लिए सत्ताधारी पक्ष अंदर है और सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तब जब इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर तो आपने मुमरा का बहुत सारा उद्धार करना चाहिए था। मुमरा के पानी के मुद्दे ज्यों के त्यों हैं, मुमरा का डेवलपमेंट का मुद्दा ज्यों का त्यों है, मुमरा का हॉस्पिटल का मुद्दा पूरा बोल लेने दीजिए मुझे, हॉस्पिटल का मुद्दा ज्यों का त्यों है। जिस तरीके से टोरेंट के ऊपर पूरा मुमरा में हाहाकार मचा हुआ है, ये टोरेंट का लाने का काम आपने किया। हमारे जो उस वक्त के कांग्रेस के एनर्जी मिनिस्टर थे उनके साथ में बैठ करके आपने उसको मंजूरी दी, टेंडर ओपन करवाया और उसको वर्क ऑर्डर दिलवाया। ये एमवीए की सरकार के अंदर ही हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो उन्होंने की और जो मुमरा के लिए करना चाहिए था, पानी की समस्या हल करनी चाहिए थी, हॉस्पिटल की समस्या हल करनी चाहिए थी, बेसिक एजुकेशन की समस्या हल करनी चाहिए थी, हॉकर्स का मसला हल करना चाहिए था, रिक्शा स्टैंड और रिक्शा वालों का मसला हल करना चाहिए था, डिलापिडेटेड बिल्डिंग का हल करना चाहिए था। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। इसीलिए हम सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब के पास जाते हैं और उनसे बजट मांगते हैं और मुमरा का उद्धार करने की कोशिश करते हैं। हम अजित दादा के पास जाते हैं और उनसे बजट मांगते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। राजीव भाई, इन दिनों कब्रस्तान, आमिर कब्रस्तान का भी मुद्दा काफी गरमाया हुआ है जी। इसको लेके अभी सैफ पठान साहब का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, एक इंटरव्यू जो मैंने भी अपने चैनल पे चलाया है। तो उसमें सैफ पठान कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने कब्रस्तान के मुद्दे को लेके मतलब अवाज साहब को तो टारगेट किया ही किया है, साथ में नजीमुल्ला साहब को भी टारगेट किया है। काफी वायरल हो रहा है वो इंटरव्यू। उस बारे में आपका क्या कहना? जो कब्रस्तान की जो दुर्दशा इतनी खराब है एमएमवेल की, उसके पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, सैफ पठान साहब ने जो आरोप लगाए हैं कि अवाज साहब ने अगर गलत किया तो उसके साथीदार हम थे, और ये हकीकत है कि हम साथ में उनके थे, मगर हम करप्शन में साथ में नहीं थे। हम सिर्फ उनके साथ में उनकी पार्टी के, जैसे कि मेरे घर की जो नगर सेविका उन्हीं की पार्टी से बिलोंग करती थी, तो अक्सर वो मेरे साथ में बैठना उठना और हमारे साथ में चर्चा करना होती थी। मगर इस कब्रस्तान के मुद्दे पर ना कभी मैंने उनका साथ दिया, ना कभी नजीमुल्ला साहब ने उनका साथ दिया। और रही बात हमारे साथ में रहने की, तो नजीमुल्ला साहब जब मन बनाए मुमरा कलवा मुमरा से इलेक्शन लड़ने का, तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना स्लोगन वो दिया कि हमसे गलती हुई है, हम उस गलती की आपसे माफी मांगते हैं, माफी चाहते हैं। और हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। हम इंसान हैं, हम मिट्टी के पुतले हैं और हमारे से गलतियां हो सकती है और हमसे गलतियां हुई हैं, चाहे वो मेरे से हुई हो, चाहे वो नजीमुल्ला साहब से हुई हो, चाहे हमारे जितने भी स्थानीय जो हमारे नगर सेवक हमारे साथ में हैं टीम के अंदर, सबसे गलतियां हुई कि हमने उस वक्त में इनका कॉलर पकड़ करके सही काम करवा लेना चाहिए था। क्योंकि पैसा जो दिया जा रहा था वो महानगर पालिका की तरफ से दिया जा रहा था, और महानगर पालिका के रोहे रवा जो हैं वो नजीमुल्ला साहब थे, चाहे वो विरोधी पक्ष नेता के रूप में हो, चाहे वो गढ़ नेता के रूप में हो। क्योंकि हाउस के अंदर देखो, मुमरा कौशल बहुत कम लोग जो है हाउस के अंदर जाकर गैलरी में बैठते हैं और हाउस कैसा चलता है वो देखते हैं। जिन्होंने भी देखा होगा हाउस को चलते हुए, वो एक बात को जरूर मानेंगे, चाहे हमारे अपोजिशन के लोग क्यों ना हो, वो इस बात को जरूर मानेंगे कि हाउस जो है वो सिर्फ नजीमुल्ला अकेले चलाता था, और उन्हीं के चलाने की वजह से ही मुमरा कौशल को इतने फंड मिलते थे। चाहे वो कब्रस्तान के लिए 17 करोड़ देना हो, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल के 37 स्टेडियम के लिए 37 करोड़ देना हो, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए 150 करोड़ देना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर हमारा मित्तल का रोड बनाना हो, चाहे वो हमारी जो म्युनिसिपैलिटी की स्कूल है उसको बनाना हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फंड आया, और इस फंड का बहुत सारा श्रेय जो है वो हम नगर सेवकों को और हमारी टीम को जाना चाहिए। मगर होता क्या है कि नानी के माल पे दादी का फातिया, फंड हमारा महानगर पालिका का, और उसके ऊपर बैठ जाते हैं हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब और कहते हैं कि नहीं ये काम मैं करवा रहा हूँ। अपना नाम भी लगवा लेते थे। आपने देखा होगा घासवाला के सामने एक गार्डन बन रहा था जो शानू पठान साहब ने बनवाया, और उन्होंने जितेंद्र अवार्ड साहब को वहां पे फोटो लगवाया, महानगर पालिका ने उखाड़ के फेंक दिया। आपने देखा होगा कि मित्तल के अंदर उन्होंने अपना बोर्ड लगाया, ये रोड मैं बना रहा हूँ, महानगर पालिका ने उठाकर फेंक दिया। क्योंकि झूठ है ना, और इस झूठ को लोगों ने समझना चाहिए कि किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है, और लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। क्योंकि देखो, मुमरा कौशल के जो लोग हैं वो एक गरीब तबका है, और ऐसा तबका है जो बेचारा रोज सुबह कमाने को जाता है, रोज खोदता है, रोज पानी पीता है। ये 70 साल की हमारी इस देश की आजादी के बाद में हमारी जो सेकुलर गवर्नमेंट है, उन्होंने मुसलमानों को इस तरीके से रखा
कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर मत सोचो, आप सिर्फ अपना पेट कैसे भरे, आप दिन भर में कमा करके अपने बाल बच्चों को किस तरीके से पाले, इतने तक ही हमको महदूद रखा। ये बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की। ये सेकुलर जो लोग हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उसमें सभी 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 आएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, सभी लोगों ने मुसलमानों को इस तरीके से यूज एंड थ्रो करके रखा है कि आज मुसलमान जो है वो मतलब एक मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर एक कॉन्डम होकर के रह गया है, यूज एंड थ्रो हो गया है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम मुसलमान लोगों ने हमारी सोच को आगे बढ़ा करके, हमारे को पॉलिटिकल मेच्योरिटी ला करके, और हमें हमारे वोट की ताकत को समझ करके, हमारी एकता को समझ करके हमें हमारा इलेक्शन जो है वो लड़ना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि जब आप जैसे बहुत सारे लोग उसे सवाल करते हैं कि आप कांग्रेसी होकर के आप एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ में रहते हैं, आप कांग्रेसी होकर के आप नजीब मुल्ला साहब के साथ में रहते हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि मैं कांग्रेसी होने से पहले मैं पहले एक मुसलमान हूं। और अगर हमारी कयादत बढ़ती है, हमारी रहनुमाई बढ़ती है, हमारी हिस्सेदारी अगर बढ़ती है, तो इसमें हर्ज क्या है। मैं तमाम मुसलमानों से कहूंगा, अगर हमारे इस कड़वा मुमरा से अगर नजीब मुल्ला साहब को जिस तरीके से कड़वा के हिंदू हाथों हाथ ले रहे हैं, गोद लेकर के उनको सत्कार कर रहे हैं, उनको सराह रहे हैं, उनके कामों की सराहना कर रहे हैं, और अगर मुमरा के मुसलमान ने इस तरीके से अगर उनका साथ दे दिया, तो मैं समझता हूं कि अब जब भी इलेक्शन होंगे एमएलए के, हमारे विधानसभा के इलेक्शन महाराष्ट्र के, तो मैं समझता हूं कि नजीब मुल्ला साहब को रोकने से जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे वो जितेन अवार्ड साहब आके लड़ ले, चाहे कोई और आके लड़ ले, हम ये इलेक्शन जीत करके दिखाएंगे। इतनी आपको इतना यकीन है? मुझे यकीन हमारे मुमरा कौसा के मुसलमानों के ऊपर है कि मुमरा कौसा का जो मुसलमान है वो अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके हमारा साथ देगा। और मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब हमने आपसे कहा कि ताबेदारी नहीं हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं कि खाली नजीब मुल्ला ही अकेले एमएलए बन जाएगा। अगर नजीब मुल्ला एमएलए का इलेक्शन जीतते हैं तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि मुमरा कौसा में जितने भी बेसिक इश्यूज है, चाहे वो वाटर मीटर गटर को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो टोरेंट को लेकर के हो, चाहे वो कब्रिस्तान को लेकर के हो, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर के हो, चाहे वो स्कूल को लेकर के हो, चाहे वो डीपी रोड्स को लेकर के हो, चाहे वो हमारे डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स को लेकर के हो। आज देखो बहुत सारी जर्जर बिल्डिंगें हैं, गिर जाती हैं, स्लैब टूट जाता है, बिल्डिंगें खाली करा दी जाती है, उनको 3 महीने के लिए कहीं पर भी घर दे दिया जाता है, बाद में वो बेचारे बेघर हो जाते हैं। तो आप तो उसके मिनिस्टर थे, आप अगर चाहते तो मुमरा में रिपेयर बोर्ड की तरफ से कुछ पैसा लाकर काम किया जा सकता था। अगर वो चाहते आप तो मुमरा के अंदर बहुत सारे एसआरडी की स्कीम लाई जा सकती थी। अगर आप चाहते तो मुमरा में अर्बन रिन्यूअल प्लान यूआरपी डिक्लेयर किया जा सकता था। आप अगर चाहते तो मुमरा में क्लस्टर डेवलपमेंट आ जा सकता था, मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने किधर के लिए किया? कमाटीपुरा के लिए किया, आपने जोगेश्वरी के लिए किया, आपने रमाबाई कॉलोनी के लिए किया, आपने फलानी जगह के लिए किया, मगर कभी आपको मुमरा की याद नहीं आई। यही मुमरा है जिसने आपको जिता करके अपने सर पर बिठाया था, और बहुत दिन दूर नहीं, एक दिन आपको उठा करके परत भी देंगे सर से। अच्छा राजू भाई, ये जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, तो जो बीजेपी ने इंटरनल अपना सर्वे कराया है उसके अंदर ऐसा मतलब आया है सर्वे के अंदर कि महायुति की जो हालत है काफी खराब है और महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतने जा रही है, ये बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट कहती है। और दूसरी भी जो एजेंसियां हैं उनके भी सर्वे, उनके जो एग्जिट पोल है वो भी यही बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या इसीलिए महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान को अभी टाल दिया गया है? हालांकि साथ में हो जाना चाहिए था हरियाणा के चुनाव के साथ में। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या ये एग्जिट पोल या किसी पार्टी का जो आंकलन होता है, जिसे हम नजूमियत कहते हैं, कि हम नजूमी तो नहीं है कि हम आगे का फ्यूचर देख सकते हैं, तो यही बीजेपी थी जिसने कहा था कि हम 400 पार हो रहे हैं। ज्यादा नहीं, ऐसे 4 महीने की पहले की बात। बिल्कुल बिल्कुल। अप्रैल के महीने के अंदर, मार्च के महीने के अंदर ये कहा गया था कि बीजेपी जो है 400 पार कर जाएगी। सारी रिपोर्टों ने कहा कि 400 पार हो जाएंगे। सारे लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ रहेंगे, मगर क्या हुआ? आज वेरी थिन मेजोरिटी के साथ में पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी बैठी हुई है, बैसाखियों पे टिकी है। 2 लोगों की बैसाखियों पे टिकी हुई है, चाहे वो नीतीश कुमार साहब हो, चाहे वो हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब हो टीडीपी के। तो मैं इनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्टेट के अंदर क्या हाल होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि 6 अलग अलग पार्टियां आज महाराष्ट्र के अंदर, बहुत बड़ा एक भेलपुरी हो चुकी है, एक सैंडविच हो चुका है बहुत सारा। कि यूपी के अंदर हमारी जो महाविकास आघाड़ी है उसके अंदर 3 पार्टियां हैं, उद्धव साहब की सेना है, राष्ट्रपति साहब शरद पवार साहब की है, और कांग्रेस है। तो यहाँ पर बीजेपी है, और हमारे अजित पवार साहब की राष्ट्रपति है, और एकनाथ जी शिंदे साहब की सेना। तो 6 अलग अलग टीमें, प्लस इसके बाद में एमआईएम है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, आरपीआई है, आरपीआई अठौले है, आरपीआई गवई है, बहुत सारे मधुकर माधव जानकर साहब हैं, बहुत सारे अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ने वाली हैं। मगर मैं इतना बोलूंगा आपको कि महाभारत के अंदर जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था
कि आपको क्या दिख रहा है। जब वो स्वयंवर के अंदर गए और स्वयंवर के अंदर अर्जुन से उन्होंने पूछा महाभारत के अंदर कि आपको क्या दिख रहा है, उन्होंने सबसे पहले बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने कर्ण से पूछा, उन्होंने सारे कौरवों से पूछा, तो सबने बहुत सारी चीजें बताई। मगर जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है मच्छी की, तो मुझे सिर्फ इस वक्त में जो है सिर्फ कलवा मुमरा विधानसभा का इलेक्शन दिख रहा है। मैं महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं पूरे महाराष्ट्र में दौरा करूँ और महाराष्ट्र के लिए फिक्र करूँ। मैं कलवा मुमरा के लिए फिक्र कर रहा हूँ और मुझे कलवा मुमरा के ऊपर ही केंद्रित होकर के काम करना है। अच्छा, इसके ऊपर ही काम करना है। राजू भाई, आप कलवा मुमरा विधानसभा की बात कर रहे हैं कि आपका फोकस कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र पे है, तो आपके बार मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? देखो, हमारे पास तो पॉइंट लिखे हुए हैं और जब भी हम हमारा घोषणा पत्र या हमारा मैनिफेस्टो जो हम जाहिर करेंगे कलवा मुमरा के लिए 45 पॉइंट हमारा एजेंडा है, जिसके अंदर स्कूल है, जिसके अंदर हॉस्पिटल का देख रेख है, जिसके अंदर हमारे डीपी रोड्स है, जिसके अंदर हमारा संक्रमण शिविर है, बेसिक अर्बन जो BSUP से कहते हैं, बेसिक सर्विस फॉर बेसिक क्या कहते हैं उसको हम लोग, पैक्स प्रोजेक्ट फॉर अफेक्टेड पीपल कहते हैं, हाउसिंग फॉर डिस हाउस कहते हैं, उसके लिए उनको घर बनवाना हो। हमारी पानी की लाइन, आज मुमरा कौसा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पानी की किल्लत है, तो पानी किस तरीके से बढ़ाया जाए। हमारे पास बारहवीं डैम है, मगर हमारा खुद का शाही धरण प्रकल्प हमारा मौजूद है, उसके लिए 1800-2000 करोड़ रुपया लगा करके हमें हमारा खुद का डैम बनाने की जरूरत है, उसके ऊपर हम जोर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारे जो यहाँ के जो आमदार है, लोकल आमदार है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो फौरन उसके ऊपर क्रेडिट लेने आ जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली मतलब हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई कि मुमरा कौसा को एक फ्लाईओवर दिया जाए, 2.5 किलोमीटर के फ्लाईओवर की हमने मांगनी की और हमने जाकर अजीत पवार साहब से डीपीआर पेश करने की बात कही कि डीपीआर हमारा पेश चुका है, अब इसको बजट दिए। दूसरे दिन जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसकी मांगनी मैंने की थी। अभी आपको एक बात और बता दूं कि हमारे नितिन गडकरी साहब के पास जब हम लोग गए और हमने कहा कि जो कोस्टल रोड जो है, जो मोटे गांव से लेकर के गायमुख तक के बनाया जाना चाहिए, कहीं और कुछ कम हिस्सा बनाया जा रहा था, उधर का उधर बनाया था, इधर का इधर बनाया था, मुमरा उसके अंदर बहरूम था। हमने नितिन गडकरी साहब से बोला कि नहीं, कोस्टल रोड को उसको कंप्लीट किया जाए। 600 करोड़ रुपए का वो कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मुमरा को बहुत बड़ा उसके अंदर फायदा होने वाला। हमने उसके ऊपर भी बात की। हमने MIDC के अंदर जो हमारे को पानी मिलता है, हमने हमारे जो MIDC के मिनिस्टर है उदय सामंत साहब, हम उनसे बात की कि हमें 20 MLD पानी बढ़ा करके दिया जाए। हम ये सब चीजों को लेकर चल रहे थे। कैसा है, ये भी इलेक्शन को ज्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, तो हम आपको बोले कि नहीं हम करके देंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे, इतना वक्त हमारे पास नहीं। क्योंकि ये सरकार आने के बाद में, मतलब अजीत पवार साहब की सरकार आने के बाद में हमारी एक उम्मीद जागी कि हम नजीब मुल्ला साहब को इलेक्शन लड़ा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले अजीत पवार साहब MV के अंदर ही थे, हमारा उसकी उम्मीद नहीं थी। मगर आज अजीत पवार साहब की पार्टी के अलग होने के बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि हम नजीब मुल्ला साहब को इलेक्शन लड़ा सकते हैं, और पूरा कॉन्फिडेंस जो है अजीत पवार साहब ने हमको दिया है कि नहीं, आप लोग तैयारी कीजिए, हम नजीब मुल्ला साहब को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि मुमरा कौंसिल के सारे मुद्दों को लेकर के 45 पॉइंट्स का मुद्दा है हमारा, 45 मुद्दे हैं हमारे पास। उन 45 मुद्दों को लेकर के हम जनता के सामने जाएंगे और आप एक ही बात कहेंगे कि 15 साल आपने उनको दिया, 15 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज आप मुझे एक बात बताइए कि हम जब कॉर्पोरेटर चुनते हैं तो कॉर्पोरेटर का काम होता है कि महानगर पालिका से जाकर के बजट लेकर के आवे। हमारी महानगर पालिका का आज का 2024-25 का जो बजट है वो 5054 करोड़ का बजट है, 5054 का बजट है। अब आप स्टेट गवर्नमेंट में चले जाए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का 24-25 का बजट 6 लाख करोड़ रुपए का है। तो आप मुझे बताइए कि आप तालाब में तैरना पसंद करेंगे या समुद्र में तैरना पसंद करेंगे? हम तो समुद्र में तैरना पसंद करेंगे, हम अच्छे तैराक है। तो आप तो इतने बड़े धुरंधर आमदार थे, तो आप जाते स्टेट गवर्नमेंट वहां से पैसा लेकर आते और लाकर के मुमरा कौसा के अंदर डेवलपमेंट करते, मुमरा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते। मुमरा के अंदर फ्लाईओवर्स है, पानी का मसला है, डैम का मसला है, हमारे घरों के मसले हैं, हमारे पास रिक्शा स्टैंड का मसला है, हॉकर्स का मसला है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मसले हैं। टोरेंट का सबसे बड़ा मसला है, आप हल कर दे। मैंने आपने हल नहीं किया, आपने उल्टा हमारे ऊपर ला करके प्राइवेटाइजेशन कर करके सब चीज को लाद दिया। आज आप देखें कचरे का हल क्या है। आज हमारे पास डंपिंग ग्राउंड ना होने की वजह से जो क्रिस्टल कंपनी, जिसे अक्सर आप लोग सुनते हैं कि हमारे नजीब मुल्ला साहब कहते हैं कि ये साइन में किस बीजेपी के घर में, बीजेपी लीडर के घर में आकर के बैठते हैं। मैं आज भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी मतलब कैसे अलग एक बात हो जाएगी। मगर आप लोगों को मालूम है कि कचरे का जो क्रिस्टल कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, इसका जो रूहे रवा जो है वो प्रसाद लाड साहब हैं, वो बीजेपी के MLC हैं और वो साइन में रहते हैं। अब कौन किससे कनेक्टेड है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर आपको मालूम है कि आज मुमरा कौसा के अंदर 15.5 करोड़ रुपए सालाना महानगर पालिका कचरा उठाने के लिए पैसा दे रही है। मगर क्या मुमरा कौसा का कचरा उठ रहा है? क्या मुमरा कौसा में सफाई हो रही है बराबर से? क्या मुमरा कौसा के गटर बराबर हो रहे हैं? क्या मुमरा कौसा के गटरों के ढक्कन बराबर लग रहे हैं? नहीं हो रहा है। जबकि महानगर पालिका जब खुद काम कर रही थी, जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, तो हमारा सालाना बजट जो 6.5 करोड़ रुपए का था, 6.5 करोड़ में हमारा सारा काम हो जाता था। हमने ये मांगनी की थी कि नहीं, इसे प्राइवेट किया जाए। उस टाइम में सुधीर भगत साहब ने इसको अपोज भी किया था।
हाउस के अंदर, महानगर पालिका के अंदर। पर हम सारे नगर सेवक मिलकर बोला नहीं, प्राइवेट हो जाएगा तो हमारे मुमरा कौसा का कचरा, क्योंकि मुमरा कौसा का कैसा है कि मुमरा कौसा की बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे को सिविक सेंस से कैसे हमको हमारा कचरा उठाना है और किसी तरह से बाइफरकेट करके फेंकना है, नहीं था। हमने इसके लिए चाहा कि नहीं प्राइवेट हो जाएगा तो मुमरा कौसा में कचरा नहीं दिखेगा। आज से 5-7 साल पहले जो महानगर पालिका कचरा उठाती थी, उससे ज्यादा कचरा आज मुमरा कौसा के अंदर रस्ते पर पड़ा हुआ है। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय हमारे आवाज सबको जाता है कि उन्होंने मुमरा कौसा का कचरा प्राइवेटाइजेशन करवा करके उसमें किस तरीके से अभी मैं आगे नहीं बोलूंगा, किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कचरा काम ही नहीं हो रहा है। राजू को मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से मतलब एनसीपी के अंदर 2 धड़े बन गए, मुमरा की बात करें हम, मुमरा कौसा की, तो बहुत सारे ऐसे मतलब जो पार्टी के पदाधिकारी थे और कई उसमें नगर सेवक भी थे, वो एनसीपी शरद पवार गुट छोड़ के अजीत दादा पवार गुट में शामिल हो गए। अब खबरें ये आ रही है कि अजीत दादा पवार विधानसभा चुनाव से पहले मतलब वो अपने चाचा से हाथ मिला सकते हैं, मतलब उनकी घर वापसी हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो वो लोग जो इधर से उधर गए तो ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? देखो, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई डेवलपमेंट मुझे तो दिख नहीं रहा है कि अजीत पवार साहब ऑफिस जाके अपने चाचा से जाके मिल जाएंगे और उनके घर का मसला वो आपस में समझ ले। मगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, अजीत पवार के बारे में आप कभी मंत्रालय चले जाएं, विधान भवन, विधानसभा चले जाएं, आप सुन लीजिए जाकर के, वो आदमी को एक ही बात बोलते हैं, अजीत दादा जबान का पक्का है। अगर वो किसी ने किसी का साथ देने की ठान ली अगर, तो कोई माइका लाल उनको काम करने से पीछे रोक नहीं सकता है। और उन्होंने ये ठाना हुआ है कि नजीमुल्लाह साहब इस मरतबा आमदार का इलेक्शन लड़ेंगे। देखो, जीतना और हारना ना अजीत पवार साहब के हाथ में, ना आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह किसको इज्जत देवे और किसको जिल्लत देवे। मगर हम अपना इलेक्शन को लड़ने में कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे, कोई घर खाली नहीं रखेंगे। हम अच्छे तरीके से दमदारी के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। आपने देखा होगा 2019 के इलेक्शन में जब अबू अल्तमस फैजी साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से, तो उनके घर की लाइट काट दी गई, उनके घर के सामने बाइक रैली निकाली गई, उनके घर के सामने हुड़दंग मचाया गया, उनको ऑफिस खोलने के लिए जगह नहीं दी गई। आज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने 20 ऑफिस खोल चुके हैं और आपको बताते हैं कि जितने ऑफिस वो खोलेंगे उससे 3 गुना ज्यादा हम ऑफिस खोलेंगे। वो जितने कार्यकर्ता उनके पास, उससे 3 गुना ज्यादा कार्यकर्ता आज हमारे पास है। और आपको एक बात बताता हूं मैं कि जितने लोग आए ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खेत जो है वो आने को बाकी है। और ये सिर्फ ट्रेलर है, वो कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि ऐसे आएंगे, भर भर कर आएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले ये अपने हथियार डाल दे और यहाँ से कहीं और चले जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। और सबसे आखिरी मेरा सवाल रहेगा राजू भाई, क्या आपको नजर आ रहा है, अगर जब भी मतलब चाहे वो नवंबर में हुए या दिसंबर में हुए महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव, तो कलवा मुमरा विधानसभा में मतलब क्या नतीजा आ सकते चुनाव के? अगर नजीमुल्लाह साहब अवार्ड साहब के सामने खड़े होते तो क्या आपको मतलब उम्मीद नजर आती किसकी जीत होगी? देखो, आज भी इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है, तो हमारी तो उम्मीद यही रहेगी कि हम जीतने के इलेक्शन लड़ेंगे। मगर मैं नजूमी नहीं हूँ, फैसला क्या आएगा अल्लाह की तरफ से ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और हम लोग अल्लाह पे पूरा भरोसा रख करके ये इलेक्शन पूरी अपनी ईमानदारी के साथ में हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। कोई करप्शन नहीं, कोई पैसे देकर के वोट खरीदना नहीं, पैसे देकर के किसी कैंडिडेट को खरीदना नहीं। आपने देखा कि पिछले 2009 के इलेक्शन में जब राजन किनी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो वही एक इलेक्शन जितेंद्र अवार्ड साहब ने लड़ा है। उसके बाद 2014 के इलेक्शन में किस तरीके से कैंडिडेट को खरीदा जा रहा था सबको मालूम है, किस तरीके से डम्मी कैंडिडेट दिया गया था शिवसेना की तरफ से सभी को मालूम है। 2019 के इलेक्शन में भी यही हुआ, किस तरीके से एमआईएम में कैंडिडेट को खरीद दिया गया, किस तरीके से जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको डराने की धमकाने की कोशिश की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 2 इलेक्शन हुए 2014 के और 2019 के एमएलए इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन नहीं हुआ, वो सेटिंग थी। उसके अंदर शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा इनको इलेक्शन जिताने में। वरना उसी वक्त में 2019 के इलेक्शन में इन्हें पता चल जाता था कि मुमरा की जनता जो है इन्हें कितने खिलाफ है। मगर आज मैं आपको दावे के साथ में और चैलेंज करके सीना ठोक करके कहता हूं कि है अगर दम तो हमारे कैंडिडेट को डरा के दिखावे। नहीं हम दूध का दूध और पानी का पानी किए तो बताना हमारे को, और नहीं ना कुछ चने अगर हमने इनको चबाए ना तो हमारा नाम बदल देना। और महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके क्या नतीजे मतलब आ सकते हैं? आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरी दिली तमन्ना जो है, तो जो मैं आप पहले कहा कि मेरे वेन्स के अंदर, मेरी नसों के अंदर कांग्रेस दौड़ती है, तो मैं हमेशा कांग्रेस के लिए सोचूंगा। मगर जब बात मेरी रहनुमा, मेरे धर्म की आएगी, मेरे मजहब की आएगी, मेरे मजहब के कैंडिडेट की आएगी, हमारे रहनुमाई की आएगी, हमारी हिस्सेदारी की आएगी, तो मैं चाहूंगा कि नजीमुल्लाह साहब इलेक्शन जीते। और सरकार किसकी बनेगी? मैं बोला ना, मैं नजूमी नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता किसकी सरकार बनेगी।
तो दोस्तों ये थे राजू अंधारी साहब। आज हमने इनसे बहुत सारे सवालात किए, काफी छुपते हुए सवाल भी थे उसके अंदर, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों को जवाब दिया। आप इनके जवाब से कितना सहमत है, असहमत है, वो हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।